क्या भारत के लिए भी कोई खतरा है क्या? वो लोग जब इसको लेकर शंका जताने लग गए तब देखिए कैसे यहां पर एक बड़ी टिप्पणी देश के सुप्रीम कोर्ट से आई, और मैं चाहता हूं कि हम वो टिप्पणी यहां पर दिखाएं। नेपाल के हालात पर देश के सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत में संविधान ने लोकतंत्र को बनाए रखा है, हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है। उधर जस्टिस विक्रमनाथ भी थे, उन्होंने दिलाई बांग्लादेश हिंसा की याद की देखो वहां पर क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है अवधेश जी, इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो डेमोक्रेसी की जो जड़ें जो इतनी मजबूत हैं, आज भारत इसीलिए अपने पड़ोस में हो रहे तमाम देशों में इस तरह के आंदोलनों को देखते हुए भी जिस तरह से भारत मजबूती से खड़ा है, ये भारत की डेमोक्रेसी और हमारे पूर्वजों की और हमारे नेताओं की देन है और हमारे संविधान की मजबूती है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत के जो 1947 के बाद से अनुभव है उसको देखते हुए किया है, और हम अपने अगर स्वतंत्रता आंदोलन को भी ध्यान में रखें तो उनकी दो धाराएं जरूर थी, लेकिन अंततः हमारा स्वतंत्रता जो है हिंसक परिवर्तन के द्वारा नहीं हुआ है। हमने संघर्ष करके संवैधानिक विकास करते हुए 1909 से अगर आप देखें संवैधानिक विकास करते हुए फिर स्वतंत्रता हासिल की, और अंग्रेज भी यहां से मारे काटे नहीं गए, वो अपने तरीके से गए, थोड़े बहुत विद्रोह हुए और कहीं, लेकिन नॉर्मली अपने तरीके से गए यहां से। तो वो एक परंपरागत स्थिति रही है, और इसीलिए, लेकिन आप देखिए ये बहुत सचेत करने वाली घटना है। मैं भारत को भी ऐसा कोई खतरा है क्या? आप उन लोगों की बात को सेकंड करते हैं जो कह रहे हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं उनको सेकंड नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं कि हमने अपनी आजादी भी खूनी क्रांति से नहीं ली। भारत दुनिया को इस रूप में रास्ता दिखाया कि वो एक क्रांतिकारी धारा थी, लेकिन देश की का व्यापक वर्ग जो उस समय कांग्रेस के और वो उसने जिस ढंग से लिया, आजाद हिंद फौज ने भी युद्ध लड़ा है तो सैनिक की तरह युद्ध लड़ा है, सामने से वो जगहों में आग लगा के तोड़ फोड़ करके नहीं लड़ाई है। हमारे यहाँ जो लड़ाई भी हुई है हथियार उठा के, वो दूसरे रूप की लड़ाई थी। तो ये भारत ने एक कल्चर जो है संघर्ष का पेश किया था। अब सेकंड बात पर आते हैं, इसके कारण हमारी आजादी, विभाजन अगर नहीं होता तो उतनी हत्याएं नहीं होती, विभाजन के दंगों के कारण हत्याएं हुई, आंदोलन में नहीं हुआ। सेकंड जो हमारी है कि देखिए इस समय ये खतरा पूरी दुनिया में है। सोशल मीडिया का दौर आने के बाद आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में जो आंदोलन हो रहे हैं, चाहे अरब स्प्रिंग हो, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अब नेपाल है, आपके म्यांमार है, और इवन भारत में भी आप देखिए तो जो हमारे यहाँ किसान आंदोलन था, आखिर लाल किले पर चढ़ के जो उत्पात मचाया गया, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड हुआ, उस सबसे लोगों में भय पैदा हुआ, और उस जो शाहीन बाग आंदोलन था, सड़क घेर करके धीरे धीरे बाहर आपको दंगे हुए। वो आंदोलन बढ़ते बढ़ते 2020 में दंगों में परिणत हुआ, जिनकी रिपोर्टें न्यायालय में है कि कैसे उसकी तैयारी की गई। उसका एक लड़का अभी जेल में है जिसने कहा कि पूर्वोत्तर को काट देंगे। अभी अग्निवीर का जो आंदोलन हुआ, आप देखेंगे कि बिहार में 5 मिनट में बसें धू धू कर जलने लगी थी, थाने जलने लगे थे। तो ये कि अजीब किस्म की पीढ़ी पैदा हुई है। असंतोष तो समझ में आता है, असंतोष की अभिव्यक्ति भी समझ में आती है, लेकिन चारों तरफ अभी फ्रांस का उदाहरण दे रहे थे, एक नया दौर है जिस आंदोलन का कोई नेता नहीं होता है। ये आपने बड़ी बात कही है, ये आपने बड़ी बात कही है। जेन जी इतना तुरंत कहां से तैयार होकर लोग आ जाते हैं और फिर धू धू कर जलाते हैं। नहीं तो क्या उनका आंदोलन हाईजैक हो जाता है क्या? ये आपने बड़ी बात कही है। बिल्कुल। मेरे साथ उषा रजक हैं जो कि जर्नलिस्ट नहीं है नेपाल में, और एक्टिविस्ट हैं, एक्टर भी हैं। मैं आ रहा हूं सर, अभी आ रहा हूं, फिर बोलिएगा आप। उषा रजक, क्या जेनजी का आंदोलन भी हाईजैक हो गया नेपाल में? क्या वो जो मांग लेकर आए थे वो मांग तो तुरंत पूरी हो गई थी, सरकार भी हट गई, सरकार का इस्तीफा भी हो गया और वो बैन भी हट गया, फिर ये संसद जला दी, फिर देश को एकदम जला के रख दिया। ये क्या हाईजैक हो गया? जी हाँ, ये उन लोगों ने ही एडमिट किया है, और ये हम देख भी रहे हैं, क्योंकि जब ये शुरू हो गया मंडे मॉर्निंग में, तब मैं भी सोच रही थी कि मैं खुद ही वहाँ जाऊँ और बेटी को भी ले जाऊँ। मेरे एक 15 साल की बेटी है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि रोजेस देंगे, फ्लावर्स एक्सचेंज करेंगे, जेनजी आएंगे, ये झंडा वो झंडा, जैसे कि वो कोरियन वो कार्टून्स होता है ना, वैसे चीज़ लेकर जा रहे थे। और
हम काम पर गए और दोपहर को समाचार आए कि अरे वाह 14 बच्चे मर गए हैं, और जो रूप मंडे मॉर्निंग में था और वो ट्यूसडे इवनिंग तक हो गया। दिस हैज़ बिन कम्प्लीटली अ शॉक। एंड अभी पिक्चर्स भी आने लगा है कि ये जेनजी नहीं हो सकते, ये आतंककारी है जो बीच बीच में घुस के इन लोगों का शांतिपूर्वक आंदोलन जो पहले प्रॉमिस किया था वो हो गया है। क्योंकि आप वैसे देखोगे तो अभी वो पहले वक्ता ने भी कहा कि ये एक साउथ एशिया में जो हो रहा है, बांग्लादेश में, ये श्रीलंका में, और ये जो ट्रेंड है, और किसी वो बड़ा सा फोर्स, वी कैन नॉट डिनाई दैट, यू नो, इट्स एग्जिस्टेंस इज देयर। हाँ, और ये आतंक हो गया है। क्योंकि तो आप ये कह रही है कि नेपाल में भी इस आंदोलन के पीछे कोई बड़ी फोर्स हो सकती है? जी हाँ है, आप देखो तो हाँ है, क्योंकि वो पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। अभी नेपाल की टर्न है। ये बहुत दुख बात है, क्योंकि ये हमारे ये रूप है ना, ये हमारे रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं करता, ये हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि हम तो हमारे बच्चे को जानते हैं ना। और ये कितना, ये बड़ी बात कह दी आपने उषा रजक कि नेपाल में इस आंदोलन के पीछे कुछ ऐसा है जिसके बारे में अभी पता नहीं चला है, क्योंकि हम अपने जेनजी को जानते हैं और जेनजी इस लेवल तक नहीं जाएगा। तो कोई बड़ी फोर्स है, कोई विदेशी ताकत है, आखिर क्या है? इस पर बात करूंगा मैं कर्नल शैलेंद्र और अमिताभ जी आपसे।